जय हिंद साथियों। तो आज हम आपको चंद हुदड़ो पढ़ाएंगे और सिंधु सभ्यता चल रही है आपकी, उसमें लास्ट दो शहर पढ़ा दिए हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो आज चंद हुदड़ो पढ़ाएंगे आपको। चंद हुदड़ो, इसकी खुदाई सन 1931 में हुई थी। और इसकी खुदाई किसने की, ये देखिए इसकी खुदाई किसने की। इसकी खुदाई की थी, वो की थी गोपाल मजूमदास ने। किसने की थी? गोपाल मजूमदास। अब ये कहाँ पड़ता है? चंदनुड़ो कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है पाकिस्तान। पाकिस्तान में पड़ता है, और पाकिस्तान में भी नजाब शाह जिला। कौन सा जिला है? नजाब शाह जिला में ये पड़ता है। और यह किस नदी के तट पर है? यह सिंधु नदी के तट पर है। सिंधु नदी के तट पर है। लास्ट दो शहर पढ़ा दिए हैं हमने। कौन कौन सा पढ़ा दिया है? हड़प्पा आपको पढ़ा दिया है, और मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो पढ़ा दिया है। तीसरा शहर चल रहा है चंदहुदड़ो, और इसमें देखिए गोपाल मजूमदास ने इसकी खुदाई की, और यह पाकिस्तान के नजाब शाह जिले में पड़ता है और सिंधु नदी के तट पर है। और इसमें एक मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है कि यह कैसा शहर है। यह एक औद्योगिक शहर है। औद्योगिक शहर है, और ये दुर्ग रहित है। कैसा है? दुर्ग रहित है। दुर्ग रहित क्या होता है? दुर्ग रहित होता है, जैसे आपने फतेहपुर सीकरी देखी होगी, तो फतेहपुर सीकरी अगर आप कभी भी गए हो, नहीं तो देखिए यहाँ एक साइड में स्क्रीनशॉट दिखाई दे रहा होगा आपको। ऐसा कुछ देखिए, जो महल होता है, महल क्या पूरा जैसा फतेहपुर सीकरी है, पूरी फतेहपुर सीकरी थी, तो उसके पास बाउंड्री हो रही थी कि यहाँ से स्टार्ट होती है। चारों तरफ बाउंड्रियां हो रही थी, ऐसे बाउंड्रीज हो रही थी। तो ये सभी शहरों की हो रही थी, हड़प्पा की हो रही थी, मोहनजोदड़ो की हो रही थी, रोपड़ की हो रही थी, इत्यादि की हो रही थी। लेकिन चंदहुदड़ो की नहीं हो रही थी, क्योंकि यह औद्योगिक शहर था। और ये बाउंड्री होने का साक्ष्य होता है कि ये विदेशी आक्रमण से बचने के लिए बाउंड्रियां हो रही थी। तो यहाँ से क्या क्या चीज़ें खुदाई के दौरान मिली थी वो देख लेते हैं। यहाँ से मेकअप किट, जो कि यहाँ से मेकअप किट मिली। मेकअप किट किसे कहते हैं? मेकअप किट कहते हैं लड़कियाँ जो क्या कहते हैं, लिपस्टिक फिपस्टिक लगाती हैं ना, उसे मेकअप किट कहते हैं। और लिपस्टिक भी मिली है। शीशा मिला है, शीशा मन का भी मिला है। यहाँ से गुड़िया मिली है, सुई मिली है, गुड़िया, सुई, अलंकृत ईंट। अब तो सही लिख रहा है, अलंकृत ईंट, और बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता। क्या क्या चीजें मिली हैं यहाँ से? एक तो लिपस्टिक मिली है, शीशा मिला है, मन का मिला है, गुड़िया मिली है, सुई मिली है, अलंकृत ईंट मिली है, बिल्ली का पीछा करता हुआ, सॉरी, हाँ, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता के निशान मिले हैं भीत पर। और मेकअप किट, भीत तो जानते होंगे, दीवार, दीवाल भीत का मतलब दीवार जो कि ईंटों से चिनी होती है। तो अब आ जाते हम
शहर नंबर चौथे की तरफ। शहर नंबर चौथा है वो है रोपड़। रोपड़ है। रोपड़ से क्या क्या मिला है? रोपड़ से देखिए, रोपड़ की खुदाई कब की गई थी? रोपड़ की खुदाई की गई थी 1953 में की गई थी। और किसने की थी? यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। और इसकी खुदाई सन 1953 ईस्वी में की गई थी और यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। और यह कौन से राज्य में है? अब ये भारत में आ चुकी है। भारत में कौन से राज्य में थी ये? पंजाब में थी। कौन से राज्य में थी? पंजाब में। तो पंजाब में आप जान सकते हैं पंजाब में कौन सी नदी बहती है? पंजाब में बहती है सतलज नदी। तो पंजाब में किस नदी के किनारे थी ये? रोपड़ किस नदी के किनारे था? सतलज नदी के किनारे था। और गाइस यहाँ से क्या मिला है? यहाँ से मिला है मानव के साथ साथ उसके पालतू जानवर का भी सब मिला है। यहाँ से क्या मिला है? मानव के साथ साथ उसके पालतू जानवरों का भी सब मिला है। आपको पता है ऐसा कहाँ हुआ था? हमने पढ़ाया था, आपको नवपाषाण काल में पढ़ाया था कि नवपाषाण काल में भी मिला था ये ऐसा सिस्टम। कैसा? मानव के साथ साथ उसके पालतू जानवर का सब नवपाषाण काल में भी मिला था। तो एक नोट लिख लेंगे आप कि ऐसा ही सब नवपाषाण काल में जम्मू एंड कश्मीर के बुजुर्ग होम में मिला था। ओके, कहाँ मिला था? बुजुर्ग होम में मिला था। देखिए एक बार फिर रोपड़ को हम दोबारा से बताते हैं। इसकी खुदाई सन 1953 ईस्वी में हुई। और इसकी खुदाई किसने की? यज्ञदत्त शर्मा ने की। यह भारत के किस राज्य में है? पंजाब राज्य में। किस नदी के तट पर है? सतलज नदी के तट पर है। और यहाँ से क्या मिला है? मानव के साथ साथ उसके पालतू जानवर का भी सब मिला है यहाँ से। और हमने एक नोट डलवा दिया है ऐसा ही सब कहाँ से मिला था? नवपाषाण काल में मिला था, जम्मू एंड कश्मीर में। ओके गाइस, तो अब नेक्स्ट शहर की तरफ बढ़ते हैं। शहर नंबर 5 है और वो कौन सा है? वो है बनवाली। तो देखिए बनवाली कहाँ था? अब इनकी डेट नहीं पूछेगा कि बनवाली की डेट पूछे कब खुदाई हुई। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड लास्ट 4 तक पूछ लेगा बस, उसके बाद नहीं पूछेगा। आज तक नहीं पूछी है डेट की कब खुदाई हुई। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगी उसी की हम आपको डेट लिखाएंगे। तो बनवाली की खुदाई किसने की? रविंद्र सिंह ने की। किसने की? रविंद्र सिंह ने की। बनवाली की खुदाई किसने की? रविंद्र सिंह ने की। और यह शहर कहाँ पड़ता है? यह शहर हरियाणा में पड़ता है। और किस नदी के किनारे पड़ता है? तो ये रंगोई नदी के किनारे पड़ता है। रंगोई नदी के किनारे पड़ता है। और गाइस यहाँ पर जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी। तो यहाँ जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी तो घर में ही क्या था? सोखता था। क्या था? घर में सोखता था। सोखता जानते हो किसे कहते हैं? जैसे घर में आप गड्ढा खोद देते हो, जैसे कि घर के बाहर आप गड्ढा खोद देते हो, वहां आपके घर का सारा पानी इकट्ठा हो जाता है। ऐसा ऐसा था यहाँ पर। और गाइस यहाँ पर और क्या था? और था यहाँ की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी। सड़कें कैसी थी? टेढ़ी मेढ़ी थी। यहाँ की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी। और गाइस यहाँ से एक चीज मिला है और वो एसएससी जीडी के 2022 में पूछा गया है वो क्वेश्चन। किसमें? एसएससी जीडी में। एसएससी जीडी में 2022 में पूछा गया है वो क्वेश्चन। ये है कि यहाँ पर क्या मिला है? एक यहाँ पर मिला है टेराकोटा
का हल। किसका? टेराकोटा। टेराकोटा का हल। टेराकोटा का हल मिला है। टेराकोटा जानते हैं किसे कहते हैं? टेराकोटा कहते हैं, टेराकोटा कहते हैं मिट्टी को। किसे कहते हैं? मिट्टी को कहते हैं। तो आप जान सकते हैं, इसे कह सकते हैं हम मिट्टी का हल भी मिला है यहाँ से। क्या मिला है? मिट्टी का हल भी मिला है यहाँ से। तो अब नेक्स्ट शहर की तरफ बढ़े उससे पहले बनवाली को एक बार फिर देख लेते हैं। इसकी खुदाई रविंद्र सिंह ने की। यह कहाँ है? यह हरियाणा में है, रंगोई नदी के किनारे है। और यहाँ पर नालियाँ नहीं थी तो इसलिए घर में सोखता है। और यहाँ की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी हैं। और यहाँ किसका? टेराकोटा का हल मिला है। टेराकोटा मतलब मिट्टी का हल मिला है। ओके, वहां पर मिट्टी नहीं आएगा, आपको टेराकोटा आएगा। आपको टेराकोटा का मतलब बताया है मैंने, क्या है? मिट्टी। वहां पे आपको टेराकोटा ही ऑप्शन में मिलेगा। ओके गाइस, तो नेक्स्ट शहर है वो है कालीबंगा। छठवां शहर है कालीबंगा। अगला शहर कौन सा है? कालीबंगा। तो कालीबंगा को देख लेते हैं। देखिए कालीबंगा, कालीबंगा की खुदाई किसने की? कालीबंगा की खुदाई की थी बी के थापड़, बी के थापड़ और बीबी लाल ने। दो जने ने खुदाई की थी, दो लोगों ने खुदाई की थी कालीबंगा की। बी के थापड़ और बीबी लाल ने की थी। और यह कहाँ पड़ता है? यह पड़ता है राजस्थान, आरजे। और कौन सी नदी थी? सरस्वती नदी थी। अगर आपके ऑप्शन में सरस्वती नदी नहीं आती है तो आपके ऑप्शन में आएगी घाघरा नदी। कौन सी आएगी? घाघरा नदी। क्योंकि ये आ चुकी है, सरस्वती नदी नहीं ऑप्शन में आया था, घाघरा आया था, इसलिए इसे लिखाया जाता है। क्योंकि मैंने इसे लिखाया है क्योंकि पिछले 2-3 यूपी पुलिस में देखा गया था, लास्ट भर्ती निकली है जो कि 2019 में निकली थी, उसमें देखा गया था कि सरस्वती नदी नहीं दी गई थी, घाघरा नदी दी गई थी। तो मैंने इसलिए घाघरा नदी भी लिखा दी है। और कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? कालीबंगा का अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ियां। काली मिट्टी की चूड़ियां या चूड़ी। और गाइस यहाँ से हमें क्या क्या मिला है तो देखिए वो क्या क्या चीजें मिली हैं यहाँ से कालीबंगा से। तो कालीबंगा से मिली है क्या क्या मिली है? अलंकृत ईंट, अलंकृत ईंट मिली है। जब इसका अर्थ ही चूड़ियां है तो चूड़ियां तो जरूर मिलेंगी। चूड़ी मिली है यहाँ से। जुता हुआ खेत मिला है, जुता हुआ खेत मिला है। और जब खेत मिला है तो गाइस यहाँ से हल भी मिलेगा। हल और क्या चीजें मिली हैं? हल और हवन कुंड मिले हैं, हवन कुंड मिले हैं। तो यहाँ पे पूजा भी की जाती होगी। तो कालीबंगा को एक बार फिर देख लेते हैं। देखिए इसकी खुदाई किसने की? बी के थापड़ और बीबी लाल ने इसकी खुदाई की। यह राजस्थान में है, सरस्वती नदी के तट या घाघरा नदी के तट कह सकते हैं। और कालीबंगा का अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ियां। और यहाँ से क्या क्या चीजें मिली हैं? अलंकृत ईंट, चूड़ी, जुता हुआ खेत, हल और हवन कुंड मिले हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं जो कि शहर नंबर 7 है, वो है धौलावीरा। धौलावीरा यह कहाँ स्थित है? इनसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, सिर्फ इतना ही पूछा जाता है यह कहाँ स्थित है और इसकी खुदाई किसने की। बस लास्ट इतने ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ से। तो देखिए इसकी खुदाई किसने की? इसकी खुदाई की थी रविंद्र सिन्हा। किसने? रविंद्र सिन्हा ने खुदाई की थी इसकी। और यह कहाँ पड़ता है? यह गुजरात में पड़ता है। और ये किसी नदी के किनारे नहीं है, ये बीचा बीच में पड़ जाता है। और गाइस ये सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थान है।
सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थान है ये। अगर सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर पूछा जाता है तो देखिए यहाँ से आपको फंसाने वाला क्वेश्चन, सबसे बड़ा शहर है वो है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा शहर है मोहनजोदड़ो। और सबसे बड़ा स्थान है धौलावीरा। आई होप आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा। और अब हम नेक्स्ट शहर की तरफ देख लेते हैं। यहाँ से इतना ही कुछ पूछा है आज तक, बस वो भी एक आध बार पूछ लेता है। शहर नंबर 8 है, वो है सुरकोटदा। सुरकोटदा ये गाइस थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है तो इसे देख लेंगे। देखिए ये कहाँ पड़ता है, ये गुजरात में पड़ता है। गुजरात में पड़ता है और मैंने एक पॉइंट भी लिखा था, अधिकतर शहर आपको गुजरात में ही है। सिंधु सभ्यता के अधिकतर शहर सिंधु सभ्यता में ही हैं। यहां से गाइस क्या मिला है, यहां से मिला है कलश समाधान। क्या मिला है? कलश समाधान और घोड़े की हड्डियां। घोड़े की हड्डियां यही चीज मिली है। कलश समाधान क्या होता है? कलश समाधान होता है कि लोगों को दफनाया जाता है, उसे ही कलश समाधान कहते हैं। कलश समाधान जैसे कि चपटा देखा है आपने, वही होता है, उसमें धर के दफनाया जाता है, इसे कहते हैं कलश समाधान। ओके, उसे ही कहते हैं कलश समाधान। जो चपटा होता है उसमें धर के, उसमें बैठा के नमक फमक डाल के और धरती में गाड़ दिया जाता है, एक तरह का दफनाया ही हो जाता है। अब अगला शहर आ रहा है, वो है मोस्ट इम्पोर्टेंट शहर लोथल। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट शहर है लोथल, क्योंकि यहाँ बहुत सारी चीजें हैं। और 9वां शहर है लोथल। ये इम्पोर्टेंट शहर है, नहीं तो बहुत सारे 350 शहर तो गुजरात में ही हैं। अब लगा सकते हैं 350 शहर गुजरात में हैं। नहीं गाइस, 250 शहर हैं, 350 तो पूरी सिंधु सभ्यता में है, 250 शहर हैं। और लोथल आ जाता है। लोथल किस नदी के किनारे है? लोथल पहले तो ये गुजरात में है और ये बोगवा नदी के किनारे है। बोगवा नदी के किनारे है और यह सिंधु सभ्यता का क्या था? बंदरगाह था। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। और यहां से क्या मिला है? गोदीवाड़ा यहीं से मिला है। और गाइस एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखाना भूल गया कि सिंधु सभ्यता के दरवाजे थे, जो सिंधु सभ्यता के शहरों के दरवाजे थे, वो सड़क की तरफ न खुलकर घर के पीछे खुलते थे और लोथल के दरवाजे सड़क की ओर खुलते थे, सड़क की ओर। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन आपसे कुछ इस प्रकार पूछेगा कि किस शहर के दरवाजे सड़क की ओर न खुलकर पीछे खुलते थे, तो उसमें से आपको 3-4 शहर दे दिए जाएंगे और लोथल अलग दे दिया जाएगा, तो उसमें लोथल ही लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो एक अलग शहर हो जाएगा। अगर ये ना पूछकर ये पूछ ले कि किस शहर के दरवाजे पीछे की ओर न खुलकर आगे की ओर खुलते थे, तो लोथल आंसर होगा। ओके, और गाइस यहाँ से क्या मिला है? यहाँ से मिला है फारस की मोहर। फारस की मोहरें मिली हैं। फारस की मोहरें मिली हैं जो क्या दर्शाती हैं? कि विदेशी व्यापार को दर्शाती हैं। फारस किसे, फिलहाल में फारस ईरान को कहा जाता है। ईरान को कहा जाता है।
सॉरी फारस ईरान में पड़ता है क्योंकि फारसी। ओके, तो ये फारस की मोहरें क्या दर्शाती हैं? विदेशी व्यापार को। विदेशी व्यापार को दर्शाती हैं। और यहाँ से क्या मिला है? यहाँ से युगल समाधान। युगल समाधान। युगल समाधान क्या होता है? शायद देखिए, शायद क्या युगल समाधान होता है कि एक साथ दो लाशों को दफनाने की रीति रिवाज। एक साथ दो लाशें, एक साथ दो लाशें दफनाने की रीति रिवाज। तो ये किस प्रकार का संकेत है कि लोथल में सती प्रथा थी? क्या थी? सती प्रथा थी। ओके गाइस, तो अब हम शेर नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले आपको इसका एक बार रिवीजन करा देते हैं कि लोथल गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे है, और लोथल बंदरगाह भी है। सॉरी, यहाँ बंदरगाह मिला है। लोथल में क्या मिला है? बंदरगाह मिला है। और यहाँ से गोदीवाड़ा मिला है, और इसके दरवाजे सड़क की ओर खुलते थे। और यहाँ से फारस की मोहरें मिली हैं जो विदेशी व्यापार को दर्शाती हैं। और यहाँ युगल समाधान है, जो क्या युगल समाधान है, जो कि एक साथ दो दो लाशों को दफनाने का रीति रिवाज है। और यहाँ सती, जो किसी सती प्रथा को व्यक्त करते हैं। ओके गाइस, रंगपुर। रंगपुर कहाँ पड़ता है? गुजरात में। रंगपुर गुजरात में पड़ता है। और यहाँ से क्या मिला है? यहाँ से मिला है धान की भूसी। क्या मिली है? धान की भूसी मिली है यहाँ से। और सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? धौलावीरा है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है जो है धौलावीरा। अब आपको हम सिंधु सभ्यता की विशेषताएं बताएंगे, जो कि देखिए, सिंधु सभ्यता की विशेषताएं। और आज की क्लास में आपकी सिंधु सभ्यता कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए, सिंधु सभ्यता की विशेषताएं बता रहे हैं अब हम। देखिए, तो पहले सिंधु सभ्यता से कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको निकाल के बताते हैं आपको। देखिए, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था धौलावीरा। धौलावीरा जो कहाँ था? जो भारत और पाकिस्तान में था। इंडिया पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान में था। लेकिन भारत का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? भारत का सबसे बड़ा स्थल था, वो था राखीगढ़ी। कौन सा था? राखीगढ़ी। और ये कहाँ है? ये है हरियाणा में। कहाँ है? हरियाणा में है ये। और सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा था? वो था मोहनजोदड़ो। कौन सा था? मोहनजोदड़ो। ओके। सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? एक नगरीय सभ्यता थी। कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी। नगरीय कह सकते हैं या शहरी सभ्यता थी। यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। यहाँ की सड़कें कैसी थी? समकोण पर काटती थी। यहाँ की सड़कें समकोण पर काटती थी। और यहाँ की सड़कों की दिशा कैसी थी? किस किस दिशा में थी? यहाँ की सड़कें थी जो कि पूरब से पश्चिम दिशा में थी। क्यों थी पूरब से पश्चिम दिशा में? इसलिए थी क्योंकि यहाँ की सड़कें स्वतः ही साफ हो जाए। ओके। यहाँ की नालियां कैसी थी? सिंधु सभ्यता की नालियां ढकी हुई थी। ढकी हुई। ओके। और यहाँ की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? कृषि था। सिंधु सभ्यता की मुख्य
मुख्य आधार अर्थव्यवस्था का कृषि था। ओके, तो और इनका व्यापार कहाँ तक था? इनका व्यापार विदेश तक था, विदेश तक था। और इनका समाज कैसा था? इनका समाज मातृ समाज था, मातृ सत्तात्मक। मतलब कि अब तुम्हारा पितृ सत्तात्मक है। तुम्हें जो कोई पूछता है तो आप अपने पिता का परिचय देते हैं, जैसे कि मोहन का लड़का हूँ, सोहन का लड़का हूँ, ऐसे ही। अब पहले सिंधु सभ्यता में मम्मी का नाम लेते थे, जैसे ऊषा, रमन, रमीना, सोनम, सलोनी, ऐसे नाम लेते थे। ओके, तो अब यहाँ की भाषा कैसी थी? यहाँ की भाषा थी चित्रात्मक थी। और पेपर में ये नहीं आएगा, वहाँ पर ऑप्शन ये नहीं होगा कि जिसे पढ़ा नहीं जा सकता, वो नहीं होगा। ऑप्शन होगा चित्रात्मक थी। कैसी भाषा थी? चित्रात्मक थी, जिसे पढ़ा नहीं जा सकता, जिसे पढ़ा नहीं जा सकता। इनकी मोहरों पर सर्वाधिक एक सींग वाला जानवर था, एक सींग वाला जानवर था। मोहरें थी, उन पर एक सींग वाला जानवर था। ये गाय से परिचित नहीं थे, ये गाय से परिचित नहीं थे। ओके, क्योंकि गाय, हम अब गाय को ज्यादा मानने लग गए हैं, तो इसलिए, नहीं तो गाय ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं थी। क्योंकि जब आप वैदिक काल पढ़ेंगे तो वहाँ गाय को राजा अगर किसी की गाय खो जाती थी, अगर राजा नहीं ढूंढ पाता है तो उसे वहाँ के उस जो गाय का मालिक होता था उसके लिए पैसे देने पड़ते थे। और यहाँ गाय को जान तक नहीं थे। और इनकी माप तौल का न्यूनतम बांट कौन सा था? इनकी माप तौल का न्यूनतम बांट 16 केजी का था। कितने का था? 16 केजी का था। और ये सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध या तलवार से परिचित नहीं थे, युद्ध या तलवार से। ऑप्शन में आएगा सिंधु सभ्यता के लोग किस चीज से परिचित नहीं थे, तो उसमें या फिर तो गाय होगी, गाय से भी परिचित नहीं थे। गाय, अब तो सही लिख गई, गाय से परिचित नहीं थे और युद्ध या तलवार से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता का विनाश का कारण क्या था? विनाश का कारण था बाढ़। कारण माना जाता है इसे, सचमुच में पता नहीं है कौन सा था, पर माना जाता है कि बाढ़ ही थी। देखिए, कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं और भी हैं, तो देखिए। एक है कि मानव जाति का पालना किसे कहा जाता है? मानव जाति का पालना अफ्रीका को कहा जाता है। आप लिखते चलिए, लिखी भी मत। आपके लिए पीडीएफ आ जाएगा टेलीग्राम पर। अगर आप अभी तक ज्वाइन नहीं हुए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर ज्वाइन हो सकते। और अभी तक आपने वो लास्ट वीडियो नहीं देखा है पाषाण काल वाला और सिंधु सभ्यता की फर्स्ट क्लास, वो नहीं देखे तो दोनों को देख लीजिएगा, उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सभ्य जाति का पालना किसे कहा जाता है? सभ्य जाति का पालना, सभ्य का पालना किसे कहा जाता है? सभ्य का पालना एशिया को कहा जाता है। एशिया द्वीप। आप देश मत समझिए, अफ्रीका द्वीप है, द्वीप। और सभ्य का पालना एशिया को कहा जाता है। हड़प्पा के लोगों को दफनाया जाता था, हड़प्पा के लोगों को दफनाया जाता था। और मोहनजोदड़ो के लोगों को जलाया जाता था, मोहनजोदड़ो के लोगों को जलाया जाता था, जलाया जाता था। और लोथल एक बहुत बड़ा औद्योगिक शहर था, यहाँ पर सभी धर्मों के लोग रहते थे। लोथल में सभी धर्मों के लोग रहते थे, लोथल में सभी धर्मों के लोग रहते थे, इसलिए यहाँ कब्रिस्तान, शमशान घाट आदि मिले हैं। और लोथल से क्या मिला है? लोथल से एक चीज मैं लिखाना भूल गया आपके लिए,
लोथल से हाथी के दांत मिले हैं, इसे लिख लीजिएगा, मुझे याद नहीं रहा। लोथल से हाथी के दांत मिले हैं। लोथल से क्या मिला है? हाथी के दांत मिले हैं। और आपकी सिंधु सभ्यता कंप्लीट हो चुकी है आज की इस वीडियो में। अगर ये वीडियो आपके समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो भाई वीडियो पूरा देख लिया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और भाई साहब एक कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपकी जो समझ में नहीं आया वो कमेंट कर दीजिएगा। हम सैटरडे वाले दिन आपके लिए डाउट क्लास लेके आते हैं, वहाँ आपके डाउट्स क्लियर कर देंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे एक कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।